नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नोएडा और आसपास के हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। प्रशासन और प्राधिकरण के साथ करीब 3 घंटे तक चली वार्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस विफलता के बाद किसानों ने संसद का घेराव करने का फैसला लिया है। किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है। वहीं विभिन्न प्राधिकरणों पर प्रदर्शन के साथ जारी है। तो वही आपको बता दें कि 25 नवंबर को विशाल किसान महापंचायत के बाद से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आज अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गाड़ियों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने हालात को काबू में रखने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं चिल्ला बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है ताकि किसान एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली में प्रवेश न कर सके। तो अब आपको आगे बताते चले कि देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि इस बार आंदोलन आर पार की लड़ाई का होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारी संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रही है। कंचन, देखिए लगातार किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले देखिए अगर हम बात कर ले तो किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है पिछले 1 साल से। अब जो है एक बार फिर से किसानों का ये जो आंदोलन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, यूपी के 5,000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है और पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। इसको लेकर जो दिल्ली का जो चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही यहाँ से 4 से 5 लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई ताकि जो किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें। इसको लेकर यहाँ पर वज्रबान और आरएएफ जवान तैनाती की गई है, साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं वाहनों की चेकिंग के चलते 5 किलोमीटर तक यहाँ पर जाम अभी भी जो लंबा लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर करीब जो किसान है वो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही जब उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है तो इसको लेकर वो दिल्ली के लिए संसद में घेराव करने के लिए कूच कर रहे हैं। जी कंचन, हाँ देखिए हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि देखिए भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या किन किन राज्यों के जो है किसान की मौजूदगी है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जो माया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा हो गए हैं। साथ ही जो प्रेरणा स्थल है यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया है। साथ ही जो इस बीच पुलिस और किसानों की नोकझोंक भी हुई है। साथ ही इन्होंने 1 दिसंबर यानी कल अपनी मांगों को लेकर नोएडा के जो डीएम है मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के जो सीईओ हैं, उनके साथ बैठक की थी। बैठक के बाद में उन्होंने उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम संसद में घेराव करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए चलने लगे। उसके बाद आज इनको रोक लिया गया है। इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं कंचन? देखिए, इनकी अगर मांग की बात करें तो इनका मांग जो इनकी जो भूमि अधिग्रहण हुई थी उसका 10% उनको वापस मिले। साथ ही जो कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी अब जमीन नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिले। साथ ही इनकी कई ऐसी मांगे हैं जो कि इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। साथ ही इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, जो 64% की दर से किसानों को मुआवजा मिले। साथ ही नई भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार मिले और पुनर्वास के भी फायदे दिए जाए। ऐसी कई मांगे हैं जो मांग करने के लिए दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने कमेटी की बैठक बनाई थी जिसके बाद ये अपनी बातें रख सके, लेकिन उसका समय निकलने के बाद किसान फिर उग्र रूप ले रहे हैं। अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है शासन प्रशासन से? कोई आश्वासन? देखिए, शासन प्रशासन की अगर बात करें तो फिलहाल शासन प्रशासन से कल 3 घंटे की बैठक हुई, लेकिन बैठक में वो सब विफल रहा। किसानों ने कहा कि अब हम दिल्ली के लिए कुछ करेंगे, साथ ही संसद में घेराव करेंगे। और अगर देखा जाए तो जो किसान है अभी फिलहाल उनको 4 से 5 हजार की तादाद में जो किसान है उनको फिलहाल जो नोएडा का जो प्रेरणा स्थल है वहाँ पर रोक लिया गया है, ताकि आगे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हर बॉर्डर पर अलर्ट है। इसको लेकर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कंचन, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस पूरे आंदोलन में कोई राजनीतिक पक्ष भी शामिल है या फिर पूर्ण रूप से ये किसान का ही आंदोलन है? क्योंकि ऐसे लगातार आरोप लगते रहते हैं। जी
देखिए, बिल्कुल अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर खुद जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो खुद वहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पहुंची हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उसमें जो केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अगर बात करें जो कुछ ऐसे नेता थे विपक्ष के जो इसमें शामिल होने वाले थे, उनको पुलिस ने पहले से ही नजरबंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, जो किसान नेता है, वो इसमें शामिल हुए हैं और लगभग 4 से 5 हजार की तादाद में जो किसान है वो दिल्ली के लिए बढ़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उनको प्रेरणा स्थल यानी कि महामाया फ्लाईओवर के पास रोक लिया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई नई जानकारी आती है साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर बड़े आंदोलन की राह पर है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसान अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। इसे लेकर नोएडा के दिल्ली 1 से सटे सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय किसान परिषद के नेता सुखबीर खलीफा ने कहा है कि किसान नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सर, आप बता रहे हैं संभल के लिए आपको रोका गया है गाजीपुर बॉर्डर पर। डेलीगेशन आपका जा रहा था संभल में लोगों से मिलने के लिए, वजह क्या रही, क्यों रोका जा रहा? अब वजह तो शासन प्रशासन बताएगा। हम तो गांधीवादी तरीके से, जो दुखी परिवार है, जिसके घर का चश्मो चिराग उजाड़ दिया गया, जो निर्दोष से उनको गोली से उड़ा दिया गया, हम तो उनके जख्मों पर महरम लगाने जा रहे हैं। और अगर उसके लिए भी रोक रहे हैं तो ये तो संवैधानिक अधिकार जो हमें है उससे वंचित किया जा रहा है। ये संविधान की हत्या की जा रही है। 10 तारीख तक के लिए सरकार ने रोक लगाई है, प्रशासन पहले 2 तारीख लगाई दी, अब आगे जो है अगली 10 जनवरी लगा दें। ये तो कोई बात नहीं है ना। पहले तो 30 तारीख लगाई थी ना, 30 से आपने 10 बढ़ा दी। तो हम तो 30 तक को सम्मान करते हुए 30 का हमने प्रोग्राम ही 2 को लगाया कि भाई 30 तक नहीं जाना है, रोक लगा दी गई है तो नहीं जाना है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धरने पर बैठे अजय राय कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। संभल जाने से रोकने पर दिया धरना। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संभल जाने की जिद पर अड़े अजय राय हिरासत में लिए गए कई कांग्रेस नेता। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर संभल में जाने के लिए लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब उन्हें रोक दिया गया है, जिस पर अब वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में जिस तरह से घटना हुई और जिस तरह से सर्वे को लेकर गोलीबारी हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद से वो मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आया। इसमें राजनीतिक पक्ष भी शामिल हुआ और अब लगातार देखिए कई जो नेता है वो संभल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें आपको देखिए दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस भी अब इसमें उग्र होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता अजय राय भी जो है संभल जाने की जिद पर अड़े रहे। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन इस बीच उन्हें शासन प्रशासन के जरिए रोक दिया गया है, जिस पर वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। लेकिन इस बीच आपको बताते चले, कांग्रेस नेता अजय राय संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और इस बीच उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है, जहां पर कांग्रेस के नेता अजय राय के साथ साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हुए हैं। नमस्कार साथियों, आज हम सब लोगों का संभल जाने का कार्यक्रम है, जो पहले से अनाउंस हम लोगों ने 26 तारीख को किया था और ये 30 तारीख तक इन्होंने प्रतिबंध किया था। और उसको जब ये पता चला कि हम 2 को जा रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के इसको 10 तारीख कर दिया। और हम सब लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार अन्याय हो रहा है और वहां पर हत्याएं हुई हैं। सरकार जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, वहाँ की स्थिति जांचने और फिर आगे लिखने के लिए, उनके पे कार्रवाई करने के लिए मौके पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मौके पे जाना था, मौके के हालात की जानकारी करनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, कांग्रेस से, विशेष रूप से हमारे
अध्यक्ष अजय राय जी से कि वो डरती है कि हर काम में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो जाने का कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष जी ने निश्चय किया है कि वहाँ जाएंगे, अवश्य जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का कभी नाम नीचा नहीं होने देंगे। और खबर संभल से है, जहां पर संभल हिंसा के आरोपियों से मिलने के लिए जिला कारागार मुरादाबाद से सपा के विधायक और सांसद पहुंचे हुए हैं, जिसमें सपा के विधायक नवाब जान खान और चौधरी समरपाल सिंह और उनके साथ सपा के पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी और वहीं प्रशासन ने सभी जनप्रतिनिधियों का संभल में आने जाने पर रोक लगा दी है। तो देखिए, लगातार संभल में हिंसा होने के बाद से कई नेता कार्यकर्ता पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में लगातार उन्हें रोकने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। आपने देखा कि बीते दिनों जिस तरह से संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई, पुलिस कर्मियों पर भी जो है पथराव किया गया, गोलीबारी हुई, जहां 3 युवकों की मौत भी हो गई। मामला गर्माता हुआ नजर आया। बीच में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया था, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। लगातार जो ये मामला था वो गर्माता हुआ नजर आया। और इस बीच आपको बता दें कि कई जो है राजनीतिक भी मामला इसमें सामने आया, जहां पर कई नेतागण और कार्यकर्ता भी संभल जाने की जिद पर अड़े रहे। और अभी आपने देखा कि कांग्रेस के नेता अजय राय भी संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। और ऐसे में लगातार शासन प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उन्हें रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब सपा नेता संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जहां पर उन्हें रोक दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। और पीलीभीत में घर से लापता युवक का नाले में तैरता हुआ शव मिला। वही युवक के शव के मिलने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक करीब 1 सप्ताह पहले घर से दवाई लेने के लिए निकलता था, तो जो कि घर नहीं लौटा। मृतक के परिजनों ने 3 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला कोतवाली बेसलपुर इलाके के रामलीला मैदान की है। और अगली खबर मेरठ से है, जहां थाना सरधना क्षेत्र के कालंद गांव में दबंगों ने 2 साल पुरानी रंजिश के चक्कर में घर में घुसकर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि इस फायरिंग में 8 वर्षीय बच्चे के सीने में गोली लगने से मौत हो गई है। दबंगों ने घर में घुसकर पिता और बेटे पर चलाई थी गोलियां। वहीं घटना के बाद करीब आधा दर्जन हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसीन। कहाँ के रहने वाले हो? कालंद का जी। क्या मामला हुआ है? ये मामला तो 2 साल पुराना है जी। जी। इसकी गैल मसरूक की गैल झगड़ा था। अच्छा। इनने खामा हमारे नाम लिखवा दी थी, हमने इनमें जमानत करवा ली थी। हाँ। और ये हमारे पीछे जब से ही पड़ रहा जी। मसरूफ कहाँ का है? ये कालंद का है जी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो पता नहीं गाली को पार कर रखी थी। तो फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज भी पता नहीं, लड़के को बता रहा गाली दी। मैंने कहा मगर तू दूध गिर दिया, मैं अपना बात कर लूंगा। भाई इतने मैं वहाँ से आया, इतने मैं रोटी खाना खा रहा था मैं, इतने मात्र इन्होंने फायरिंग तमन चले रहे थे 2। एक तो मसरूक था, एक यू सरफराज का लमड़ा कामरान था। अच्छा, फिर क्या हुआ? 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या की गई है। किन लोगों ने की गई है और क्या विवाद था? थाना सरधना के कालंद गांव में दोनों मुस्लिम पक्ष हैं, जिनके बीच में कल रात्रि में झगड़ा हुआ और इस दौरान एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में एक 8 वर्षीय बच्ची को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। जब घटना हुई उसके तुरंत बाद ही अपराधी फरार हो गए। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं। इसमें गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी क्राइम महोदय के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं गाजियाबाद के जिला जज के साथ कोर्ट में 29 अक्टूबर को हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने हापुड़ चुंगी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई है। वकीलों पर शुक्रवार को दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में तय किया गया है कि अधिवक्ता मानव श्रृंखला बनाकर कविनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे और जिन्हें वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी गिरफ्तारी देंगे। साथ ही
जो है अन्य अधिवक्ता भी थाने पहुंचकर पुलिस को गिरफ्तारी देंगे। बार एसोसिएशन सचिव अमित मेहरा के अनुसार वकीलों पर आंदोलन के दौरान फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आरोप है कि 44 नामजद और करीब 80 अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज किया गया है और इसका बार एसोसिएशन जो है वो विरोध कर रही है। बलबीर सिंह को किया। अच्छा, कविनगर थाने पहुंचे आज आप? देखिए, हमारे खिलाफ जो है जिला जज के आदेश पर जो है वकीलों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो अवैधानिक और गलत है। उसी के प्रकरण में जो है पुलिस के यहाँ पर जो है पुलिस परेशान ना हो, वकील खुद अपना आत्मसमर्पण करके अपना जो है गिरफ्तारी देने आए हैं कि हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दो अगर हमारा कोई अपराध है। अच्छा, कहाँ से आपने शुरू करा, कहाँ पर आप आए? हम लोग कचहरी से आए हैं और कचहरी से इकट्ठा होकर यहाँ कविनगर थाना अध्यक्ष के और एसीपी साहब के यहाँ उपस्थित हुए। पुलिस ने ये कह दिया गया कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो हम वापस अपनी कोर्ट जा रहे हैं। आज आपका क्या प्रोग्राम था और बार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा क्या आपको पहले से दिशा निर्देश थे कि आज क्या करना है आपको? जी, आज जो 29/10 को हमारे गाजियाबाद बार के वकीलों के साथ बर्बरतापूर्वक जिला द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में आज चलते हुए हमारे धरने को लगभग 1 माह 5 दिन हो गए हैं। इसी क्रम में हमने जो प्लानिंग की थी धरने को आगे चलाते हुए, हमारा आज का प्लान था कि हम लोग सभी वकील अधिवक्ता एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपनी अपनी गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि वकीलों के लाठीचार्ज के विरोध में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय स्थानीय पुलिस द्वारा जिला जज के कहने पर वकीलों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई, जिसमें कुछ नेम्ड हुए, कुछ अज्ञात हुए। उसके खिलाफ भी हमारा रोष था। इसी क्रम में हम लोग आज थाना कविनगर में सामूहिक रूप से जाकर गिरफ्तारी देने गए थे। और यूपी के मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां चलती कार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आपको बता दें कि चलती कार देखते ही देखते धू धू कर जलती लगी। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली बिलारी के हाथीपुर के पास की बताई जा रही है। कार ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं मौके पर अग्निशामन के कर्मचारी पहुंचे हुए, जिन्होंने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। और गाजियाबाद में जिले के सभी पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जिसमें पीआरडी जवानों का कहना है कि जब से पीआरडी जवानों की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, जबकि कल देर शाम पीआरडी जवानों की जगह पीआरडी गार्ड लेकर ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें पीआरडी जवानों पर की आपत्ति और हुई है और इसमें काफी ठेस पहुंची हुई है। पीआरडी जवानों का कहना है कि गार्ड ना लिखकर केवल पीआरडी जवान ही लिखा जाए। मैं राजकुमार से पीआरडी जवान रजापुर ब्लॉक से हूँ। आज आप लोग गाजियाबाद जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने आज जो आप इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है आज का? प्रकरण में ये जा रहे हैं कि जिससे पूर्व में हमारा सारा जवान ही चलता आ रहा है, सन 48 की फोर्स है और अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अगर किया गया है और कोई शासन का आदेश है तो आदेश की कॉपी के अनुसार डीएम साहब के महोदय के उसकी कॉपी मंगाई जाए और हमारे सामने समक्ष की जाए, जिससे कि सारे लोग एक दूसरी सारी चीज़ से संतुष्ट हो जाए। और संतुष्ट जब होंगे जब हमें कॉपी होगी तभी इसी चीज़ को मानेंगे। अदरवाइज जो 48 का फोर्स है, अगर कोई इसमें चेंजेस किया जाता है तो पार्लियामेंट के माध्यम से वहाँ दी जाए, वहाँ का कोई संशोधन आता है उस कॉपी को हमें दी जाए, उससे हम मान लेंगे। आज आप लोग गाजियाबाद जिला कार्यालय के बाहर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर इकट्ठा है, मेजोरिटी जुड़ी हुई है, क्या मामला? 1948 का विभाग है जी, जब से पीआरडी जवान लगा रहा है जी। अब से पहले कोई गार्ड शब्द नहीं था, आज ही गार्ड शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पीआरडी जवानों के लिए। और कहीं ड्यूटी लगाई जाती है, 2-2 हजार रुपए की मांग की जाती है, उसे ड्यूटी दे दी जाती है। यदि 2 हजार रुपए नहीं दिया जाता तो उनको इधर उधर डाल देते हैं। दूर यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी ड्यूटी लगाई जाती है। मैं आपका? मेरा नाम राधिका है। मैं अर्थला मोहन नगर के रहने वाली हूँ। और फिर 1948 से हमारे प्रांतिक रक्षक दल के नाम की जगह जो आता था पीआरडी का जवान जी, तो ये पहली तारीख से जो हमारे युवा कल्याण के और हमारे विकास भवन के अधिकारी हैं वो हमारे जवान की जगह गार्ड लगा दिए हैं।
इस चीज से हमें दिक्कत हो रही है। और क्योंकि हमारे जो विभाग के हैं उनसे अगर कोई बात करो या कोई बात अपना रखो तो वो वहाँ से मुझे इतना तिरस्कार के हटाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो। जब हमारे अधिकारी हमें ही ना पहचान रहे हैं तो हमें इंगे तिंगे फेंक रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसी चीज के लिए हम यहाँ हैं और अगर यहाँ से हमारा अगर समाधान नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन के सामने मूसा राम भगवान दास पेट्रोल पंप पर वाहनों के पेट्रोल न मिलने से एक और जहां जो है वाहन स्वामी परेशान दिखाई पड़े तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ आवाज बुलंद की। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों को काफी कम वेतन मिलते हैं और बुनियादी सुविधाओं से हम सभी लोग वंचित हैं। हम लोगों के ऊपर पेट्रोल पंप मालिक ने 4 लाख रुपए का गबन कर आरोप लगाया है कि जबकि ये निराधार है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग 40 से 50 साल पुराने यहाँ के कर्मचारी हैं, मगर पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा हम लोगों को फंड के अलावा कभी साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती। लगातार हम लोगों से काम कराया जाता है। ये अपना नाम? विश्वनाथ शाह। आज पेट्रोल टंकी पर आपके कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? इन्होंने गबन किया है और इन लोगों ने गबन किया है। जो ऑनलाइन पैसा सरकार कस्टमर पेमेंट करता है उसमें इन लोगों ने डुप्लीकेट पर्चियां लगा करके पैसा निकाल लिया है। अब वही जब इन लोगों से जब इंक्वायरी मैं कर रहा हूं उनसे तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। हमने कोई अपशब्द का, किसी प्रकार का डांट फटकार, किसी प्रकार का कुछ भी किसी को नौकरी से निकालने का कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ 4-4.5 लाख का गबन हुआ है। उस गबन को हम इनसे पूछ रहे हैं तो यही लोग बताने को तैयार नहीं, विरोध कर रहे हैं। बस इतनी बात। और हापुड़ जिले में मेटल फैक्ट्री में डकैती की वारदात सामने आई है, जिसका कम समय में ही पुलिस ने खुलासा किया है। थाना हापुड़ देहात और हापुड़ नगर पुलिस टीम ने डकैती का खुलासा करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में कॉपर, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। डकैती करने के उपकरण, कैमरे की एक DVR, 9 मोबाइल फोन, 28,000 रुपए की नकदी, 2 अवैध चाकू और घटना में इस्तेमाल किए गए 2 ई-रिक्शा बरामद किया गया है। कल शाम मेटल एक फैक्ट्री थी जहाँ पे स्क्रैप का काम होता था। वहाँ पर बदमाशों ने रात में घुस करके डकैती की घटना की थी। उस घटना का हापुड़ पुलिस ने, पूरी टीम ने 7 घंटे के अंदर उसका अनावरण किया और आज पूरी टीम बदमाशों का जो पूरा गैंग है इसको हम लोगों पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। साथ ही साथ घटना में लूटा गया जो माल था 100% उसकी 100% बरामदगी हुई है और घटना में जो ढोने के लिए जो मयूरी इस्तेमाल की गई थी उसको भी बरामद किया है पुलिस ने। पूरी घटना में जो प्रकाश में आई चीज़ें हैं, जो स्पष्ट हुआ है, दस्तोई के रहने वाले प्रभाकर हैं और अमित और अभिषेक 3 लड़के थे। और यूपी की महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान लखनऊ के वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और इसके अलावा अध्यक्ष ने अस्पताल आई महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जाना और बबीता सिंह ने सीएमओ निवेदिता से भी मुलाकात की। उन्होंने सीएमओ से मरीजों के इलाज से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा की। इस दौरान राज्य महिला आयोग को अध्यक्ष ने कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। मैम, आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्या कुछ चीजें और क्या कुछ कमियां आपने यहाँ पर देखी और क्या कुछ आगे आप डायरेक्शन देंगे ताकि आप चीजें? मुझे यहाँ सब कुछ ठीक मिला है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये थी कि यहाँ जगह की कमी है और पेशेंट बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी होने के नाते ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है यहाँ महिलाओं के लिए, और क्योंकि इस जगह कम है और पेशेंट ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए। या तो बेसिक चीज़ें यहाँ रह जाएं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है या डिलीवरी के लिए, या क्योंकि जब ऑपरेशन होते हैं तो पेशेंट निश्चित रूप से 7-8 दिन यहाँ रहते हैं, तो उस टाइम मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होती होगी। और ऐसे में भी देख के लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि बाहर बहुत पेशेंट बैठे हुए हैं और अंदर उतनी जगह नहीं है, तो जगह की प्रॉब्लम है। और गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई आरटीओ की 58 ऑनलाइन सुविधाओं को फेसलेस किया गया है। पहले इनकी संख्या 9 थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाते हुए 58 कर दिया है। वहीं लोगों को अब डीएल बनवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए आदेश आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ये सुविधाएं परिवहन विभाग ने गाजियाबाद के साथ साथ 3 अन्य जिलों के लोगों को प्रदान की है। गाजियाबाद एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत सी सुविधाएं ऑनलाइन थी जिन्हें फेसलेस कर दिया गया है और जिसके लिए लोगों को आरटीओ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सर, हाईटेक टेक्नोलॉजी के युग में परिवहन विभाग ने भी हाईटेक होते हुए 58 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। किस तरीके की सेवाएं हैं ये और कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा? नमस्ते। पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे जो फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया पहले से ही ऑनलाइन थी। इससे पूर्व हमारी 9 सेवाएं ऑनलाइन और फेसलेस थी। 9 सेवाओं के उपरांत फिर अन्य सेवाओं पे भी वर्क किया गया। इस समय 58 सेवाएं हमारी फेसलेस हो गई, जिनके कारण जनता को काफ़ी आराम मिलेगा। जैसे डीएल डुप्लीकेट का है, साथ में फिटनेस के डुप्लीकेट का है, आरसी डुप्लीकेट का है, फिटनेस में पता परिवर्तन का है, डीएल में पता परिवर्तन का है, आरसी में पता परिवर्तन का है, मोबाइल नंबर चेंज का है, अन्य सेवाएं। इसी तरीके से काफ़ी सेवाएं जो है हमारी फेसलेस हो गई, जिसके कारण जनता को काफ़ी आराम और राहत मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।